तो आज की खबर स्टोरी में हम सबसे पहले बात करेंगे कोवैक्सीन की। कोवैक्सीन का तीसरा ट्रायल हुआ है और उसमें क्या निकल कर आया है ये आपको हम विस्तार से बताएंगे। साथ ही साथ दूसरी खबर स्टोरी में हम अब बात करेंगे कि क्या पश्चिम बंगाल में बीजेपी की पिच पर अपना खेल दिखाएंगे सौरभ गांगुली यानी कि दादा। और बात करेंगे इमरजेंसी पर राहुल के बयान की भी। बात करेंगे कि राहुल तो मान रहे हैं कि ये इंदिरा सरकार की भूल थी, लेकिन उससे कांग्रेस की दिशा क्या आगे तय होगी या इससे कोई फर्क पड़ेगा। तो 3 कवर स्टोरीज आज विस्तार से चर्चा। कितना कर रहे हैं? बोलो बोलो बोलो, कितना कर रहे हैं? तो ये 3 कवर स्टोरीज। सबसे पहले बात करते हैं कोरोना को लेकर आई सबसे बड़ी खबर से। कोवैक्सीन बनाने वाली भारत बायोटेक ने आज एफिकेसी डेटा जो है वो एक तरह से सार्वजनिक किए। कंपनी ने कहा कि कोवैक्सीन 81% प्रभावी है। एफिकेसी जिसको लेकर सवाल उठ रहे थे वो फाइनली बताई गई है कोवैक्सीन की 81%। कंपनी ने दावा तीसरे चरण के ट्रायल के बाद किया है। भारत बायोटेक ने तीसरे चरण में 25,800 लोगों पर ट्रायल किया था। बता दें कि यह वही वैक्सीन है जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगवाया था, जिसका शॉट लिया था। देश में 16 जनवरी से टीकाकरण अभियान की शुरुआत हुई थी, जिसमें कि लाभार्थियों को कोवैक्सीन और कोविशील्ड के टीके लगाए जा रहे हैं। कोवैक्सीन वही वैक्सीन है जिसको लेकर विपक्ष लगातार सवाल उठाता रहा है। आगे बढ़ेंगे, आपको आज समझाएंगे एफिकेसी क्या होती है, कोवैक्सीन की इस एफिकेसी का मतलब क्या है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले सुन लेते हैं कि कोवैक्सीन को लेकर भारत बायोटेक ने क्या कहा। Our efficacy data clearly indicating the trend indicating around 80.6. 80.6 is our efficacy data as we got from the DSMB and we are disclosing to the public at large. And we are happy whatever the data has come is a data. So we have to share that to public. But remaining detailed analysis will be subject expert committees will be presented. And also we need to keep the confidentiality because we need a publication from this. So we can't put everything is put in the domain in the transparently in the public domain. I will not be able to publish a paper. So therefore people should be cautious that we are not disclosing the data. But our data has been reviewed by all the international agencies and also by the ethical committees and DSMB and everybody. तो इंटरनेशनल रिव्यू भी हुआ है डेटा का। डेटा को पर पूरी तरह से भरोसा है कंपनी को और साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि जिसका इंतजार था कि फेज 3 के ट्रायल जो है वो नहीं आए हैं, फेज 3 ट्रायल्स के नतीजे नहीं आए, उसके डेटा कहाँ है। तो आज डेटा भी जारी हो गए। अब आपको समझा देते हैं कि बेसिकली फेज 3 ट्रायल्स में हुआ क्या, क्यों ये खास था, इसके अंदर किस किस तरह से कंपनी आगे बढ़ी है। आपको जरा ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। तो देखिए, कोवैक्सीन फेज 3 ट्रायल की जो खास बातें हैं वो हैं कि फेज 3 में 25,800 वॉलंटियर्स को शामिल किया गया था। ये टोटल जो वॉलंटियर्स का जो पैमाना था उसको भी जारी किया गया। 25,800 के आसपास वॉलंटियर्स को शामिल किया गया था। इन वॉलंटियर्स में अक्रॉस द एज जितने भी थे वो सब भी बताया गया है कि 18 से 98 साल के बीच के वॉलंटियर्स थे जिन पर ट्रायल्स किए गए थे फेज 3 के तहत कोवैक्सीन के। अब इसमें देखिए और ज्यादा आपको और बारीकी से समझाते हैं कि 60 से ज्यादा, जो कि सबसे ज्यादा संवेदनशील उम्र के लोग माने जाते हैं, 60 से ज्यादा उम्र के 2,433 वॉलंटियर्स इसमें शामिल हुए। यह कंपनी की तरफ से आज बताया गया है। इसके अलावा जो गंभीर बीमारी से ग्रसित यानी कि कोमॉर्बिडिटी वाले जो पेशेंट्स थे, जो लोग हैं, उनको 4,500 वॉलंटियर्स को ऐसे लोगों को शामिल किया गया था। यानी कि जो वॉलंटियर्स का चयन किया गया वो हर तबके से किया गया। भारत में अब तक का सबसे बड़ा फेज 3 ट्रायल इसे कहा जा रहा है, कंपनी की ओर से कहा गया है, इसलिए हमारा डेटा पुख्ता है और ऑथेंटिक है। आपको बता दें कि आईसीएमआर के साथ पार्टनरशिप में ये ट्रायल हुआ था। तो ये है कोवैक्सीन फेज 3 ट्रायल की सबसे बड़ी बातें। और अब हमारे साथ आईसीएमआर के पूर्व हेड डॉक्टर रमन गंगा खेडकर साहब मौजूद हैं ये समझाने के लिए कि एफिकेसी आज जो जारी की गई है उसका मतलब क्या है। गंगा खेडकर साहब, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सबसे पहले तो ये समझाएं कि आज कोवैक्सीन का जो एफिकेसी डेटा आया है
इसका मतलब क्या है? लोग ये समझ रहे हैं कि 81% का मतलब ये हुआ कि 100 में से 81 लोग सही पर वो सही काम करेगी और 19 लोगों पर सही तरीके से काम नहीं करेगी। क्या यही होती है एफिकेसी या कुछ और होती है सर? नहीं, एफिकेसी का मायना ये होता है, मैंने 100 लोगों को अगर वैक्सीन लगाई तो 81 लोगों को उनमें के अगर कोविड का एक्सपोजर हुआ भी तो भी उनको सीवियर कोविड इन्फेक्शन जिसकी वजह से मृत्यु होने का जो डर होता है वो नहीं होगा। अब ये 81 की जो फिगर है 100 में से 81, ये और ज़्यादा डेटा लेने के बाद में, क्योंकि अभी के टाइम पे 43 लोगों को जिनको इन्फेक्शन हुआ था उन लोगों को देख के ये फिगर 81% तक आ गई है। जैसे ये नंबर बढ़ेगा वैसे ये फिगर कितनी सही है, कितनी सुधरती है, ये भी हमको समझ में आ जाएगा। सबको मैं इतना बोलता हूँ कि फाइजर की वैक्सीन, मॉडर्ना की वैक्सीन, उसके भी जो इंटरिम जो रिजल्ट्स आए थे सबसे पहले, उस टाइम पे भी उनकी संख्या ऐसे में ही थी, किसी की 50 थी तो किसी की 60 होगी। इसके ऊपर ही ये निर्भर होता है। अब रहा दूसरा सवाल कि आज ये इतनी बड़ी उपलब्धि हमने मानना चाहिए कि जो लोग इस वैक्सीन के ऊपर शक से देखते थे कि कितना प्रोटेक्शन होगा, आज 81% जब प्रोटेक्शन होता है तो कम से कम वैक्सीन लेने में लोग पीछे नहीं आएंगे, क्योंकि इसकी सेफ्टी, उसके खिलाफ कोई सवाल अभी तक उठाए नहीं गए हैं। अच्छा सर, आपने एक इस्तेमाल किया शब्द इंटरिम, अंतरिम। हम भी ये पढ़ रहे हैं सोशल मीडिया और जो कंपनी की तरफ से जो जारी किया गया, ये इंटरिम का मतलब क्या है? अभी इसमें और अपडेशन होगा, फाइनल बाद में आएंगे डेटा? बिल्कुल, इंटरिम रिजल्ट यानी क्या होता है, ट्रायल तो बड़ी लंबी होती है, वो हर पार्टिसिपेंट को 1.5 साल वो ट्रायल में रखते हैं, लेकिन अब 1.5 साल रख के अगर उसकी जांच करके उसके बाद में लोगों को देना शुरू करें तो उसमें बहुत टाइम ज़ाया होता है। तो कम से कम कितने लोगों को इन्फेक्शन हुआ तो हम वो डेटा को देख सकते हैं, ये ट्रायल शुरू होने के पहले ही ठहराया जाता है। अब इसमें सैंपल साइज 43 की आई थी, तो पहला जो रिजल्ट है उन्होंने 43 के लेवल पे वो उसको खोला है। अब हमको एक चीज़ समझना है, इंटरिम रिजल्ट्स क्यों करते हैं? अगर कोई चीज़, दवा रहे या वैक्सीन, उसका अगर प्रोटेक्शन है तो प्लासिबो लोगों को मिलना नहीं चाहिए, सबको वैक्सीन मिलनी चाहिए। अगर प्रोटेक्शन नहीं है तो किसी को भी वो वैक्सीन या दवा लेनी नहीं चाहिए। इसलिए इंटरिम एनालिसिस होता है बीच का, और उसको बाद में जितने पार्टिसिपेंट्स अभी है उनको 1.5 साल तक फॉलो किया जाएगा, और उसमें ये जो संख्या अभी जो निकली है वो कितनी अच्छी है और कितना वो बढ़ सकती है या कम हो सकती है, ये देखे जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत के लिए। और कोवैक्सीन का ये जो एफिकेसी डेटा आया है 81%, उसको बारीकी से समझाने के लिए और एफिकेसी क्या होती है इसको समझाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर। अब बढ़ते हैं आज की दूसरी कवर स्टोरी की तरफ। राज्यों का रण शुरू हो चुका है और पश्चिम बंगाल में एक सुगबुगाहट चल रही है, एक वर्ड ऑफ माउथ चल रहा है कि क्या भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष सौरव गांगुली बीजेपी में शामिल होंगे। ये अटकलें क्यों उठ रही हैं इस पर भी बात करेंगे, लेकिन जरा खबर समझ लीजिए पहले। खबर क्या है? खबर दरअसल ये है कि दादा यानी कि सौरव गांगुली 7 मार्च को बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। 7 मार्च को पीएम मोदी कोलकाता में उनकी रैली है, ब्रिगेड परेड ग्राउंड में उनकी रैली है, और अटकलें ये हैं कि सौरव गांगुली मंच पर बीजेपी का दामन थामने के लिए मौजूद रह सकते हैं। अटकलें तो ये भी हैं कि बंगाल में सौरव गांगुली को मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर भी पेश किया जा सकता है। और जब अटकलें उठी हैं तो बीजेपी ने इसका जवाब दिया और कहा कि अगर दादा मंच पर आना चाहें तो उनका स्वागत है। यानी कि बीजेपी ने डिनाई नहीं किया है। तो इसलिए अभी यह सस्पेंस हालांकि बरकरार है कि क्या वाकई में दादा मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स ज्वाइन करेंगे, वो भी बीजेपी के खेमे से, पश्चिम बंगाल से क्या शुरुआत होगी? आइए देखते हैं कि इस पर
लोगों का क्या कहना है, रिएक्शंस हम आपको जरूर बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक और चीज आपको बता देते हैं कि अब तक का जो ट्रैक रिकॉर्ड है पॉलिटिक्स में दादा का, वो कैसा रहा है। देखिए, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब सौरव गांगुली के बीजेपी में शामिल होने की अटकलें उठी हों। इससे पहले भी कई मौकों पर ये अटकलें उठ चुकी हैं। आपको जरा विस्तार से समझाते हैं। 2014 के जब चुनाव शुरू हुए थे, तभी से ये अटकलें लगनी शुरू हो गई थी कि क्या बीजेपी के खेमे में जुड़ सकते हैं दादा। अब आपको जरा उनकी स्टोरी बताते हैं कि दादा का अब तक का जो पॉलिटिकल ट्रैक रिकॉर्ड रहा है वो क्या कहानी कहता है। तो आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। देखिए, 2014 में बीजेपी ने सौरव गांगुली से संपर्क किया था, ये सब जानते हैं, ये सार्वजनिक हुआ भी। इस पे कई अटकलें भी लगाई गई कि क्या अभी जाएंगे दादा, बाद में जाएंगे तो किस रूप में जाएंगे। 2016 में सौरव गांगुली के बीजेपी में शाने की अटकलें एक बार फिर से तेज हुई। 2 साल मामला एक तरह से शांत रहा। कहा गया कि संपर्क में तो हैं, लेकिन बीजेपी ने सौरव गांगुली को अप्रोच करने का कोई मौका नहीं छोड़ा। लगातार बीजेपी जानती थी कि अगर बंगाल में कुछ करना है, पार्टी का आधार बनाना है, तो सौरव गांगुली एक बड़ा चेहरा हो सकते हैं। अब इस बीच में सौरव गांगुली ने एक बयान दिया कि चुनाव नहीं लड़ना था, इसलिए मैंने मना कर दिया। ये सौरव गांगुली का बयान आया। तो बीजेपी की पिच पर दादा की एंट्री की ये जो कहानी हम आपको बता रहे हैं, उसकी भूमिका क्या है। अब दादा पर जो है वो सबकी नजर थी, सिर्फ बीजेपी नहीं। जरा एक और आपको हिस्ट्री में लिए चलते हैं। बंगाल में गांगुली हमेशा राजनीतिक पार्टियों की नजर में रहे। अब आपको दिखाते हैं कि किन किन पार्टियों से उनका कनेक्शन रहा है। प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं रहा, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से वो पॉलिटिकल पार्टीज के साथ नजर आए। गांगुली और तत्कालीन मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य के बीच करीबी रही, ये सब जानते हैं कि बुद्धदेव भट्टाचार्य और गांगुली ने कई बार बातें शेयर की हैं, वो उनके करीबी हैं। लेफ्ट सरकार के कई कार्यक्रमों में गांगुली शिरकत करते रहे, क्योंकि बीजेपी उस समय लेफ्ट की सरकार थी और गांगुली उस समय बड़ा नाम थे, तो उनके कार्यक्रमों में शामिल होते थे, अटकलें भी लिखती थी। उस समय भी सौरव गांगुली ममता बनर्जी के साथ भी नजर आए, यानी कि सिर्फ लेफ्ट ही नहीं, उसके बाद ममता बनर्जी से भी करीबियों की चर्चाएं हुई, कई बार साथ भी नजर आए। ममता ने गांगुली को बंगाल का बाकायदा एम्बेसडर भी बनाया था। तो कहने का मतलब यह है कि सिर्फ बीजेपी ही नहीं, तमाम पॉलिटिकल पार्टी सौरव गांगुली के पोटेंशियल को समझती हैं, उनसे नजदीकियां बनाने में अपनी समझदारी समझती हैं, उनको अपनी तरफ रखने की कोशिश सबने की। लेकिन अंत तो गत्वा, क्या बीजेपी इसमें कामयाब हो पाएगी उनको मेन स्ट्रीम लाने के लिए? इस पर बात करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार आलोक मेहता साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे हम समझते हैं। और साथ ही साथ हमारी सहयोगी सुतापा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, उनसे हम जरा समझते हैं कि ग्राउंड जीरो पे क्या चल रहा है, वर्ड ऑफ माउथ क्या। सुतापा, क्या अटकलें तो बहुत सारी लग रही है दिल्ली में, लेकिन आप वही हैं, ग्राउंड जीरो पर हैं, वहां पर वर्ड ऑफ माउथ क्या चल रहा है, क्या चर्चा चल रही है? क्या सच में ज्वाइन कर रहे हैं दादा बीजेपी? देखिए, ये तो दादा ही बोल सकता है, क्योंकि दादा ने कभी भी इसके लिए इसलिए कोई भी बात अभी तक नहीं, उनका कोई रिएक्शन कभी भी नहीं मिला है। 2-3 महीने से ये चर्चा चल रहा है कि वो बीजेपी ज्वाइन कर सकता है। और जो आपने जो बोला है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने आ रहा है, वो संडे को इधर उनका रैली है, और सब लोग कहते हैं कि संडे को वही ब्रिगेड परेड ग्राउंड में प्रधानमंत्री जी के साथ सौरव गांगुली जी भी रहेंगे। लेकिन सौरव जी के बार बार पूछने से फिर भी उन्होंने कोई भी रिएक्शन नहीं दिया। उन्होंने ये भी नहीं किया कि बीजेपी में नहीं आएंगे, ये भी नहीं कहा कि बीजेपी में आएंगे। तो ये चर्चा चल रहा है, और काल से ये जोर चर्चा चल रहा है। बीजेपी का यहाँ का जो लीडर्स है उनको भी हम लोगों ने पूछा है, वो भी कहते हैं कि वो भी ये नहीं कहा कि सौरव गांगुली नहीं आ रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं कि वो वेलकम है, सौरव गांगुली को वेलकम करते हैं बीजेपी में। और इसलिए ये चर्चा बहुत जोर हो रहा है, क्योंकि इलेक्शन आ गया है। टीएमसी का चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट ममता बनर्जी है, लेकिन बीजेपी का कोई चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट का नाम अभी तक नहीं सुना है। इसलिए सब लोग ये समझते हैं कि सौरव गांगुली दादा वो बीजेपी का चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट हो सकता है। और लोग ये चाहते भी है, क्योंकि इधर वो बहुत ही पॉपुलर है, इसलिए ये चर्चा और भी जोर हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया सुतापा इस तमाम जानकारी के लिए। फटाफट से आलोक मेहता साहब के पास चलते हैं, देश के जाने माने पत्रकार, वो थोड़ा सा विश्लेषण करके बताएंगे कि क्या मायने हैं सौरव गांगुली के बीजेपी में जाने की अटकलों के। सर, दादा वर्सेस दीदी दिखेगा इस बार बंगाल में?
दीपक जी देखिए, दादा वर्सेस होना ठीक नहीं कहना चाहिए। दादा देखिए, वहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, कैलाश विजयवर्गीय, फिर जो वहाँ के स्थानीय प्रादेशिक नेता हैं, चाहे वो टीएमसी के साथ आए हों, से निकल कर के आए हैं, इसलिए ये कहना कि उनके आने से ही एकदम वो चीफ मिनिस्टर के कैंडिडेट होंगे, मुझे लगता है ये उनके साथ भी जाती है और पार्टी के साथ भी जाती है। क्योंकि बीजेपी लगातार कई महीनों से बल्कि वर्षों से वहाँ काम करती रही है और वो अपने काम के बल पर जो राष्ट्र में है, ये ठीक है। सौरभ जी के आने से एक बड़ा खिलाड़ी है, उनकी एक अच्छी छवि है। जो वहाँ भ्रष्टाचार फैला रहा है वर्षों से, चाहे वो लेफ्ट पार्टी का हो, कांग्रेस का हो या टीएमसी का हो, उससे एक अच्छी छवि का नेता व्यक्ति सामने दिखाई दे पार्टी के साथ जुड़ा हुआ। जैसे प्रधानमंत्री वहाँ जब 6 को पहुँचेंगे, तब यदि वो मंच पर भी रहते हैं और एक प्रधानमंत्री का एक अभिवादन करते हैं, पार्टी के नेता के नाते भी उनका स्वागत करते हैं, उनकी नीतियों का समर्थन करते हैं, तो उससे कहते हैं कि एक और हीरा आपके पास आ गया। जैसे होते हैं ना, आप जब कोई नेकलेस पहनते हैं या चुनाव में जब जाते हैं तो एक और बड़ा आपके पास महारथी उस लड़ाई में, क्योंकि एक युद्ध है, चाहे वो अमित शाह हों चाहे ममता जी हों, सब लोग यही मानते हैं कि ये युद्ध है। कांग्रेस तो वहाँ कहीं है नहीं, लेफ्ट पार्टी के पिछलग्गू बन गई है। ऐसी स्थिति में सौरभ का आना पार्टी के लिए थोड़ा सा कहते हैं एक और हीरा मोती आ गया, या महारथी में एक आ गया चेहरा जिसको कि लोग विश्वास करें। अच्छा, मेरा ऐसा मानना है। ठीक है सर। और अभी आप कह मुख्यमंत्री रहे हैं बीजेपी पहले कह चुकी है, चुनाव के बाद तय होगा। हाँ, आप कह रहे हैं कि अभी सीएम पद के दावेदार के रूप में अटकलें लगाना जल्दबाजी होगी, लेकिन मुझे इंटेंसिटी बताइए उनकी अपीयरेंस की। सिर्फ अपीयर ही होंगे? आपका आकलन क्या कहता है? सिर्फ अपीयर होंगे पीएम के कार्यक्रम में, या पार्टी भी का दामन ही थाम लें? आपका आकलन क्या कहता है? देखिए ये आकलन हमारे आपके करने से नहीं, उनकी खुद की इच्छा क्या है, पार्टी उनको किस हद तक, जैसे देखिए कितना जल्दी लोगों ने लगाया था ज्योतिरादित्य सिंधिया अगले दिन आएंगे और मंत्री हो जाएंगे, लेकिन पार्टी में चाहे वो पहले से अनुभवी भी हों, वो भी पार्टी में कई और लोग भी आए हैं, उनकी पार्टी में अच्छे गायक कलाकार आज भी हैं, दिल्ली में हो, बंगाल के भी हो, मैं इसलिए सबके नाम नहीं गिना रहा हूँ, हेमा मालिनी जी भी वहाँ हैं। तो ये कहना कि यदि वो आएंगे तो मुख्यमंत्री पद के लिए ही आएंगे और अपीयर ही होंगे, मेरा ये मानना है कि यदि वो आते हैं पार्टी में, हो सकता है वो ज्वाइन करें, यदि मंच पर रह करके घोषणा भी कर सकते हैं, वरना आकर के स्वागत, देखिए नागरिकों के बीच में यदि जाते हैं और उनका स्वागत होता है, हाँ। तो ये अच्छी बात होगी। मेरा मानना है कि इस पर भी प्रोटेक्शन करना अंतिम क्षणों में, देखिए दीपक जी याद रखिए, राजनीति में एक वोट से अंतर पड़ता है और उसी तरह से अंतिम क्षणों में फैसले होते हैं। वहाँ आने के बाद वो भावुक होकर के चरणों में एकदम चरण छूने लगे और उसके बाद कहे कि मैं पार्टी में आ गया, तब भी अच्छी बात है। चरण न छुएं और उनके चेहरे से बीजेपी को फ़ायदा मिले, उनके आने से कि भाई मैं नीतियों का समर्थन करता हूं, तो भी बीजेपी को फ़ायदा है। इसलिए मेरा मानना है कि ये एक छोटा सा जिसको कहना चाहिए कि बिंदु है, जिसको हाइप हम मीडिया के लिए, सौरभ गांगुली एक विश्वविख्यात खिलाड़ी हैं, उनके आने से, राजनीति में आने से अच्छे लोग आए, हम और आप भी उसका समर्थन करते हैं। अच्छे लोग आएंगे, क्लीन छवि वाले लोग आएंगे, बंगाल का और देश का भला होगा। ठीक है सर, तो ये थोड़ा सा सस्पेंस अभी बरकरार है। और राहुल माफ कीजिएगा, दादा अगर, सौरभ गांगुली दादा अगर पॉलिटिक्स ज्वाइन करते हैं तो इसका विरोध तो कोई करेगा नहीं, जाहिर सी बात है, अच्छे लोग पॉलिटिक्स में आने चाहिए, लेकिन किस रूप में आएंगे, किस पार्टी के साथ आएंगे, बीजेपी के साथ ही आएंगे या थोड़ा सा ब्रेक देंगे, अपने आप को होमवर्क करेंगे, उसके बाद कोई फैसला लेंगे, ये कहना फिलहाल थोड़ा जल्दबाजी, लेकिन विश्लेषण कम से कम ये इस ओर इशारा कर रहे हैं कि बीजेपी के लिए कुछ अच्छी खबरें सौरभ गांगुली के खेमे से आ सकती हैं। आप बने रहिए आलोक सर हमारे साथ। एक और आज की बड़ी खबर जिसको हमने कवर स्टोरी के रूप में चुना है, वो है राहुल गांधी का वो बयान जिसको लेकर एक बार फिर से घमासान मच गया। जी हाँ, राहुल गांधी ने माना है कि इमरजेंसी एक भूल थी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वायनाड से सांसद राहुल गांधी ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के शासनकाल में लगाया गया आपातकाल एक गलती थी। कांग्रेस नेता ने कहा कि उस दौरान जो भी हुआ वो गलत था और ये मेरी दादी यानी कि इंदिरा ने भी माना। उन्होंने कहा कि इमरजेंसी का वक्त मौजूदा हालात से बिल्कुल अलग था। राहुल ने तर्क दिए कि कांग्रेस ने कभी भी देश के संस्थागत ढांचे पर कब्जा करने का प्रयास नहीं किया। आज जो हो रहा है वो सबसे बुरा हो रहा है। इससे पहले कि हम इस खबर के सियासी मायने खोजना शुरू करें, आइए सुनते हैं कि राहुल गांधी ने दरअसल क्या कहा। Feel about that 1975 to 77
the emergency. I'm very curious how you look back and think of that. I think that was a mistake. Absolutely, that was a mistake. And my grandmother said as much. अब बीजेपी के लिए चुटकी लेने का इससे बड़ा मौका क्या हो सकता है? और ऊपर से 5-5 राज्यों में चुनाव है, तो कांग्रेस पर हमला होना ही था, राहुल को निशाने पर आना ही था। बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि इमरजेंसी पर राहुल गांधी माफी मांगते मांगते थक जाएंगे, लेकिन गुनाह इतने हैं कि गिनती खत्म नहीं होगी। और गिरिराज सिंह ने भी उन्हें आड़े हाथों लिया। हर गुनाह की इनकी गली में एक ऐसा गुनाहों का और गलतियों का ढेर दिखाई पड़ेगा जिसका कि जिसको कि माफ़ी हो ही नहीं सकती। आप क्या सन 84 में जो सिख भाइयों का और बहनों का कत्लेआम हुआ था वो माफ़ करने लायक है? जो इमरजेंसी में जो कुछ भी जिन लोगों ने अपनी जानें गंवाई, जिस तरह से उन्होंने लोकतंत्र की तो हत्या एक तरफ की और लोकतंत्र सेनानियों की हत्या बेशर्मी और बेदर्दी के साथ दूसरी तरफ हुई, वो माफ़ी लायक है। देश के जाने माने पत्रकार आलोक मेहता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आलोक सर, ये फ्लो में निकल गया राहुल के मुंह से, या वो भी अब समझ गए कि कब क्या बात करनी है? देखिए, ये सारे जिस तरह से वो जिन लोगों से बात कर रहे हैं, आपने देखा वो कितने पत्रकारों के बीच में तो भीड़ के बीच में बात करते हैं। लेकिन इस तरह के एक स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम जिसको कहना चाहिए, वो इस तरह के इंटरव्यू देते हैं। अब हम उस पर नहीं जाते, ये उनकी इच्छा है, वो जिनसे बात करें। लेकिन ये सही है कि चुनाव के समय में वो जो भी बात कहेंगे उसका एक महत्व है। मैं इससे ज़्यादा दीपक गंभीर बात ये कहना चाहता हूँ दीपक जी कि उन्होंने तुलना आज की स्थिति से की है। इमरजेंसी में मैं भी पत्रकारिता में ही रहा और मैंने इलाकों में जाकर के भी देखा, सबसे भयानक अभिव्यक्ति स्वतंत्रता है तो आप कह देंगे हम पत्रकार हैं इसलिए आलोचना कर रहे हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं गलती हुई थी, लेकिन उस समय जो नसबंदी की गई, राहुल जी उस समय किशोर वायु में थे, 14-15 साल के रहे होंगे, तो उनको तो मालूम ही नहीं है कि किस तरह से बकरी भैंस की तरह से जैसे काटा जाता है बकरी और जानवरों को, मुर्गों को, उस तरह से नसबंदी के ऑपरेशन उत्तर प्रदेश में, जिस क्षेत्र से सबसे ज़्यादा चुनाव तब भी जीत के आते थे और बाद में इसीलिए हारे, वहाँ पर रात को 11 बजे, अभी तो हम 9 बजे, इस समय 8 बजे बात कर रहे हैं, रात को 11 बजे टेबल पर अस्पतालों के बाहर मैंने देखा है कि किस तरह से गरीब महिलाओं की नसबंदी हो रही थी। और उस पर मैंने छोटी सी कहीं ना कहीं उसका जिक्र भी किया था। ज़्यादा उस समय तो छप नहीं सकता था। मेरा ये मानना है कि ऐसे कई अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता रोकी गई। आज कहाँ है? क्या किसी को इस तरह से लगा करके या जेलों में रखा गया है? क्या कितने संपादक जेल में हैं? क्या नहीं है? पत्रकार जेल में है? नहीं है। कोई अदालत जा सकता है? देखिए, कल मान लो किसी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मुद्दे पर या सेडिशन के चार्ज पे किसी को गया तो अदालत कह देती है नहीं, गलत है। आप इनकम टैक्स के छापे आज पढ़ रहे हैं, आपकी महाराष्ट्र सरकार में कई नेता बड़े जो मंत्री हैं वो कह रहे हैं देखिए आज हो गया। अरे भाई, मेरा और आपका भी यदि इनकम टैक्स में हिसाब 50,000 का नहीं जाएगा तो मेरा छापा नहीं, मुझे पूछने आएंगे आपका हिसाब दिख नहीं रहा है, ये कहाँ से पैसा आया है। तो आप कोई भी काम सरकार ठप हो जाए और कहे कि इमरजेंसी, देखिए राहुल गांधी अपने उन लोगों को बचाना चाहते हैं, चिदम्बरम जिन पर केस है, जमानत पर हैं, वो रॉबर्ट वाड्रा का केस कितना सीरियसली चल रहा है। ऐसी स्थिति में उनकी पार्टी के लोगों के ऊपर छापे पड़ते हैं तो वो कहते हैं देखिए वो हो रहा है। देखिए, मुझे ऐसा लगता है उसको पॉलिटिकल नहीं मानना चाहिए और इमरजेंसी से दुनिया में बदनामी करे राहुल गांधी। राहुल गांधी हमारे आपके बीच तो जनता जानती है क्या है। गुजरात के चुनाव बता रहे हैं, हो सकता है दिल्ली में भी एक सीट यदि उनको मिली, बीजेपी हारी, बीजेपी गलती करेगी, वो करेगी। लोकतंत्र में चुनाव हो रहे हैं, लगातार चुनाव हो रहे हैं। राजस्थान में, जम्मू कश्मीर में स्थानीय चुनाव अभी हुए हैं और आप कह रहे लोकतंत्र मर गया। इमरजेंसी में कहीं चुनाव हो रहे थे क्या? इसलिए उनसे तुलना करके राहुल गांधी भारत के लोकतंत्र को नहीं, हम सबको बदनाम कर रहे हैं, आपको हमको नहीं, सारी देश के लोकतंत्र को, हर पार्टी को, जहाँ लोकतंत्र नहीं है। आप बोल रहे हैं, अदालत जा रहे हैं, लोग छूट रहे हैं, गलत मुकदमे होते हैं, उनको छूटा जा रहा है, किसानों के आंदोलन पे सड़कें रुकी हुई है, लोग तबाह हो रहे हैं जनता इनके आंदोलन से। कांग्रेस द्वारा और दूसरी पार्टियों के द्वारा भड़काए गए लोग सड़कों पर किसानों के नाम पर दिल्ली को बर्बाद कर रहे हैं, दिल्ली के आसपास और देश को भ्रमित कर रहे हैं, उसको आप कह रहे हैं इमरजेंसी है। मतलब शर्म आनी चाहिए किसी भी राजनेता को ये कहते हुए, और मुझे दुख हो रहा है ये कहते हुए, क्योंकि वो उस परिवार से है जहां कभी उसको भी माना जाता था कि उन्होंने
इमरजेंसी भी लगाई तब भी ऐसी बातें नहीं कही कि दुनिया में। इस बयान के पॉलिटिकल मायने तो जरूर होंगे, लेकिन कंपैरिजन जो उन्होंने किया है वो कहीं ना कहीं राजनीतिक अपरिपक्वता का एक तरह से परिचायक भी है। बहुत बहुत शुक्रिया आलोक मेहता सर हमसे बातचीत करने के लिए और इन दोनों मुद्दों पर अपना विश्लेषण देने के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं इंडिया 360 जी बिजनेस का ब्रांड न्यू शो। और अब बात करते हैं बाजार की। हफ्ते की तेज शुरुआत करने के बाद बाजार लगातार तीसरे दिन भी शानदार बढ़त के साथ बंद हुआ है। निफ्टी में 325 पॉइंट का जबरदस्त उछाल देखा गया, जो अब तक की तीसरी सबसे बड़ी तेजी है। वहीं सेंसेक्स की बात करें तो इसने भी 1100 पॉइंट की छलांग लगाई है। बैंक निफ्टी में भी करीब 1000 अंकों की जोरदार तेजी देखी गई। ऑटो के अलावा सभी सेक्टर्स में तेजी रही। सबसे ज्यादा एक्शन मेटल शेयरों में दिखा और बेहतर ग्लोबल बाजार से भी भारतीय बाजारों को सहारा मिला। और बाजार की चाल पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी वरुण मेरे साथ जुड़ रहे हैं। वरुण बताइए, आज मार्केट का एक्शन कैसा रहा? डेफिनेटली दीपक, गजब की रैली आज मार्केट में देखने मिली। और देखिए, शुरुआत जब भारतीय बाजारों की हुई थी तो थोड़े सुस्ती वाले संकेत थे, लेकिन उसके बाद दिन के दौरान सस्टेन तेजी देखने मिली है। ये एक बहुत अच्छी बात है। और लगातार तीसरे दिन है जब भारतीय बाजार हरे निशान में बंद हुए हैं और निफ्टी में तो अब तक की थर्ड हाईएस्ट क्लोजिंग देखने मिली है, तो ये बड़ी बात है। जिन सेक्टर से सहारा मिला उसमें देखिए खासकर मेटल्स और बैंकिंग काउंटर से जहाँ सबसे ज़्यादा सहारा मिला है, लेकिन जो ऑटो काउंटर्स हैं वहाँ पे थोड़ी वीकनेस थी। दिन के दौरान भारतीय बाजारों में तो तेज़ी थी, कुछ ना कुछ ग्लोबल भी सपोर्ट मिला है, जिसके कारण ये तेज़ी जो है वो कहीं ना कहीं आज सस्टेन होते हुए नजर आई है। जिन स्टॉक्स में सबसे ज़्यादा तेज़ी थी निफ्टी में देखिए टाटा स्टील, हिंडाल्को जैसे काउंटर्स थे जहाँ पे भरपूर तेज़ी देखने मिली। दिग्गज रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने आज जम के दम भरा है, यहाँ पे अच्छी खासी तेज़ी थी। बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व जैसे काउंटर जो थे उनमें जम के खरीदारी देखने मिली है। पीएसयू बैंक्स देखिए, वहाँ पे एसबीआई, पीएनबी जैसे काउंटर थे जहाँ जम के खरीदारी थी। प्राइवेट बैंक्स भी पीछे नहीं थे, एक्सिस बैंक, आरबीएल बैंक जैसे काउंटर थे जहाँ जम के खरीदारी आज के दिन देखने मिली है। खबरें जहाँ थी उसमें टाटा पावर, हमने आपको सुबह सुबह खबर बताई कि इन्वेट आने वाला है इस कंपनी का, उसके बाद देखिए इस काउंटर में किस तरह की तेज़ी देखने मिली। इंजीनियर्स इंडिया, इस कंपनी को ऑर्डर मिला, उसका इम्पैक्ट देखने मिला। मैस्टेक प्रमोटर्स की तरफ से बाइंग हुई, उसका इम्पैक्ट देखने मिला। हालांकि इरकॉन आज ओएफएस खुला था नॉन रिटेल के लिए, उसका इम्पैक्ट देखने मिला। इस काउंटर में कुछ ना कुछ गिरावट देखने मिली उस वजह से। इसके अलावा जिन स्टॉक्स में तेज़ी थी उसमें आप देख लीजिए एएमसी काउंटर्स जो थे उसमें एचडीएफसी, एएमसी जैसे काउंटर थे जिनमें जम के खरीदारी थी। जो अनलॉक थीम से रिलेटेड स्टॉक्स है जैसे कि इंटरग्लोब एविएशन, वहाँ पे अच्छी खासी खरीदारी देखने मिली। अडानी टोटल गैस, यहाँ जोरदार तेज़ी थी। और जीएसपीएल, अनिल जी ने आपको सुबह बताया था इस काउंटर में खरीदारी करके चलिए। दिन के दौरान बेहतरीन तेज़ी इस काउंटर में भी देखी गई है। लेकिन जिन काउंटर्स में दबाव था उसमें ऑटो काउंटर सबसे आगे थे। हीरो मोटोकॉर्प अच्छा खासा दबाव था। इसके अलावा जो काउंटर्स पिछले कुछ दिनों में चले थे जैसे कि सिम्फनी, जस्ट डायल, भेल, वहाँ पे थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली देखने मिली है। तो कुछ काउंटर्स में दबाव या फिर मुनाफा वसूली थी, लेकिन लार्जली अगर आप देखेंगे तो आज का ट्रेडिंग सेशन काफ़ी बेहतरीन था। और निफ्टी को देख लीजिए, थर्ड हाईएस्ट क्लोजिंग लेवल देखने मिले निफ्टी के, काफ़ी बेहतरीन है। तो बेहतरीन दिन, बहुत बहुत शुक्रिया वरुण इस तमाम जानकारी के लिए। और अब देख लेते हैं कि अमेरिका में कारोबार की कैसी शुरुआत हुई है। फटाफट से एक नजर डाल लेते हैं ताजा आंकड़ों पर, डाउ जोन्स और नैस्डैक के शुरुआती ट्रेंड्स पर। तो डाउ जोन्स हरे निशान पर फिलहाल कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। एसएनपी में थोड़ी सुस्ती नजर आ रही है, नैस्डैक और एसएनपी दोनों में थोड़ी सुस्ती नजर आ रही है। अब आगे बाजार की चाल कैसी रहेगी ये देखना होगा, लेकिन फिलहाल डाउ जोन्स हरे निशान पर लगभग 0.34% ऊपर और एसएनपी लगभग 0.5% नीचे, नैस्डैक लगभग 0.83% यानी कि 1% के आसपास नीचे के स्तर से लाल निशान में कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। चलिए, तो ये तो बात हुई आज के बाजार की। और अब बताते हैं आपको कि कल आपके बाजार में आपको नजर कहां रखनी चाहिए। सेठी फिनमार्ट के विकास सेठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सेठी जी, आज हमारे बाजार में तो जबरदस्त तेजी रही, बाजार के लिए सभी संकेत अच्छे हैं। ग्लोबल बाजारों में भी जो भी हमें संकेत मिले उस तरह से हमें दिखे। एफआईएस में फिर खरीदारी दिखी। ऐसे में कल के बाजार में कारोबार कैसा होगा? और अभी जो अमेरिकी बाजार में शुरुआत हुई है जिस तरह की, क्या उससे कोई संकेत मिल रहे हैं? बिल्कुल दीपक, पहले तो देखिए इसी शुक्रवार को, बीते शुक्रवार को हम 14,500 के निफ्टी लेवल्स पे ट्रेड कर रहे थे और वहां से पिछले 3 दिनों में, सोमवार से मंगल, बुध, आज बुधवार है, 3 दिनों में हमने 700 साढ़े 700 पॉइंट की तेजी निफ्टी के लेवल्स पे देखी है, जो कि एक बहुत ही तूफानी तेजी है। और कल एक एक्सपायरी का दिन है, जो F&O की वीकली एक्सपायरी रहती है उसका दिन है। और आज जब हम बंद हो रहे थे तब डाउ फ्यूचर्स करीबन 125-130 पॉइंट ऊपर बता रहे थे, जो कि अभी कुछ 80-90 पॉइंट ही ऊपर है। तो हो सकता है थोड़ा बहुत कल वीकनेस के साथ निफ्टी खुले, बिकॉज इतनी बड़ी रैली के बाद थोड़ा सांस लेने के लिए रुक जाए निफ्टी। बट कल चूंकि एक्सपायरी का दिन है और बाकी पूरे क्यूज सब पॉजिटिव है,
मुझे लगता है थोड़ा वोलेटाइल जरूर रह सकता है सेशन, बट कोई भी गिरावट रहेगी वो खरीदारी करने का ही मौका रहेगा। एक दमदार तेजी बाजार में बनी हुई है, कारण बहुत से आज हमने देखा FIIs की करीबन 2088 करोड़ की बाइंग के फिगर थे, और आज तो DIIs ने भी उनका साथ दिया, उन्होंने भी 301 करोड़ की खरीदारी करी है। फिर जिस तरह से हम FIIs की एक तो खरीदारी लगातार देख रहे हैं, उसके अलावा जो न्यूज फ्लो है खास करके PSUs को लेके जो सरकार डाइवेस्टमेंट के फ्रंट पे एकदम बिल्कुल फ्रंट फुट पे बैटिंग कर रही है, उसका एक फायदा। फिर हाल ही में जो GDP ग्रोथ के नंबर्स आए वो भी काफी उत्साहजनक थे। फिर स्पेक्ट्रम के द्वारा जो कलेक्शन हुआ है सरकार को, उससे सरकार के फाइनेंसेस में भी अच्छा सुधार होगा, और कॉर्पोरेट रिजल्ट्स अच्छे हैं। तो ऑल इन ऑल पूरा बाजार में तेजी का माहौल है और कोई भी गिरावट में खरीदारी करने के मौके होंगे। बस खाली कल के दिन में क्योंकि F&O की एक्सपायरी और हम ऑलरेडी 3 दिन में 700-800 पॉइंट निफ्टी में बढ़ चुके हैं, तो थोड़ा वोलेटाइल रह सकता है, बट अगर कोई करेक्शन आता है इंट्राडे तो वो खरीदारी करने के मौका रहेगा। चलिए, तो वॉलेटिलिटी की पूरी संभावनाएं हैं, और अगर करेक्शन आता है तो आपको मिलेंगे खरीदारी के मौके भी। सेठी साहब, कल के लिए आपका कोई खास सेक्टर जहां पर निवेशकों को नजर रखनी चाहिए, किस तरह की नजर रखें, स्ट्रैटेजी क्या रखें, और कोई खास सेक्टर जो फोकस में आपके? देखिए दीपक, आज जिस तरह से हमने देखा बाजार में, एक तो बैंकिंग और NBFCs, उन दोनों सेक्टर में एक दमदार तेजी बनी। उसके अलावा मेटल्स में भी एक अच्छी खासी तेजी थी, और रिलायंस जो कि अपने आप में एक सेक्टर है, उसमें फैग एंड में एक जबरदस्त बाइंग हुई है। तो मुझे लगता है कल अगर किसी को ध्यान देना है तो अगर गिरावट में रिलायंस में कुछ वीकनेस आती है तो वहां पे खरीदारी करने की सलाह रहेगी। इसके अलावा मुझे लगता है PSUs में अभी भी जिनके डिविडेंड्स आने हैं, जैसे आज हमने ड्यूरिंग बाजार के क्लोजिंग के आसपास खबरें आई कि REC के भी डिविडेंड के अनाउंसमेंट के लिए बोर्ड मीटिंग का अनाउंस किया है, तो मुझे लगता है REC PFC जैसे स्टॉक्स अच्छा कर सकते हैं। और बाकी बैंकिंग स्टॉक्स पे मैं बुलिश हूँ, और मुझे लगता है द लाइक्स ऑफ फेडरल बैंक और कैनरा बैंक, PNB, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये सब अच्छा कर सकते हैं। तो इन सब स्टॉक्स को रडार पे रखें और कोई भी गिरावट में खरीदारी करने की सलाह। तो बैंकिंग स्टॉक्स और रिलायंस, अगर गिरावट का कोई रुझान दिखता है तो मौका पाते ही आपको करनी है खरीदारी। ये दी है सलाह सेठी साहब ने। बहुत बहुत शुक्रिया सेठी साहब हमसे बातचीत करने के लिए और कल की स्ट्रैटेजी हमारे दर्शकों को समझाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और अब जरा बात कर लेते हैं सोने चांदी की। MCX पर सोने में कमजोरी का रुझान दिख रहा है। MCX पर सोना अभी 45,000 के पार बना हुआ है। बीते हफ्ते की बात करें तो इसमें करीब 2.25% की गिरावट रही। वहीं चांदी की बात करें तो MCX पर 67,400 के पार चांदी बनी हुई है। और वहीं क्रूड की अगर बात करें तो MCX पर फिलहाल हल्की बढ़त दिख रही है। MCX पर क्रूड अभी 4400 के पार बना हुआ है। वहीं पिछले हफ्ते की अगर बात करें तो इसमें 1.25% की गिरावट देखने को मिली थी। बीते महीने की बात करें तो क्रूड की कीमतों में 13% से ज्यादा का उछाल देखने को मिला था। बाजार और कारोबार की कुछ और खबरों पर नजर डालते हैं तो आज एक बड़ी खबर, मार्केट रेगुलेटर इनसाइडर ट्रेडिंग को लेकर एक नया सर्कुलर जारी करता हुआ नजर आ रहा है। सेबी का यह सर्कुलर एक्सचेंजेस, क्लियरिंग कॉर्पोरेशंस, डिपॉजिटरीज सबके लिए है। सर्कुलर में कहा गया है कि बाजार में काम करने वाले अहम लोगों को जो ट्रेडिंग करते हैं उनकी निगरानी पर नियम बनाने होंगे। जी हां, और इनसाइडर ट्रेडिंग के नियमों का पालन करने के लिए बाकायदा नियम बनाने होंगे। तो इनसाइडर ट्रेडिंग पर सेबी का ये नया सर्कुलर, इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए बनेंगे नए नियम। और आज से MTR टेक्नोलॉजीज का IPO खुल गया है। पहले ही दिन IPO 3 गुना भरा। IPO में आप 5 मार्च तक बोली लगा सकते हैं। कंपनी इस इश्यू के जरिए 600 करोड़ रुपए जुटाना चाहती है। प्राइस बैंड आपको बता देते हैं फटाफट से, 574 से 575 रुपए प्रति शेयर इसका प्राइस बैंड है। 26 शेयरों का लॉट है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि एक लॉट के लिए आपको कम से कम 14,950 रुपए खर्च करने होंगे। एंकर इन्वेस्टर्स से कंपनी ने 575 रुपए के भाव पर 179 करोड़ रुपए जुटा लिए हैं। इस इशू के लिए कंपनी 123 करोड़ फ्रेश शेयर जारी करेगी और 473 करोड़ का ऑफर फॉर सेल यानी कि OFS लेकर आई है। जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर और मार्केट के गुरु अनिल सिंघवी की सलाह की सबको इंतजार रहता है, तो उन्होंने इन्वेस्टर्स को यह सलाह दी है कि इस कंपनी पर बड़े लिस्टिंग गेन के लिए और लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगाएं। जी हां, अनिल सिंघवी की सलाह, बड़े लिस्टिंग गेन और लॉन्ग टर्म के लिए इस IPO में पैसा लगाएं।
इसके अलावा 8 मार्च को ट्रैवल एजेंसी इजी ट्रिप प्लानर्स का आईपीओ लॉन्च होने जा रहा है। इस आईपीओ के जरिए इजी ट्रिप प्लानर्स की 510 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। आईपीओ के लिए प्राइस बैंड 186 से 187 रुपए तय किया गया है। आईपीओ का लॉट साइज है 80 शेयरों का, यानी आईपीओ 8 मार्च से 10 मार्च तक के लिए खुला रहेगा। स्टॉक मार्केट में 19 मार्च को इसकी लिस्टिंग होगी और आईपीओ का 10% हिस्सा रिटेल निवेशकों के लिए रिजर्व भी रखा गया है। और मनोरंजन यानी कि एंटरटेनमेंट जगत में क्या हाल चले, ये भी देख लेते हैं। डायरेक्टर अनुराग कश्यप, एक्ट्रेस तापसी पन्नू, विकास बैल और मधु मंटेना के घर पर आयकर विभाग ने आज छापा मारा। ये दिन भर खबर सुर्खियों में रही। मधु मंटेना के टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी क्वान के दफ्तर पर भी आयकर अधिकारी पहुंचे। बताया जा रहा है कि छापेमारी फैंटम फिल्म्स की टैक्स चोरी के सिलसिले में की जा रही है। बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत लगातार बीएमसी पर हमलावर हैं। अब कंगना ने बीएमसी पर आरोप लगाया कि कोई भी आर्किटेक्ट उनके उस ऑफिस को बनाने के लिए तैयार नहीं है जिसे बीएमसी ने तोड़ा था, क्योंकि बीएमसी से उन्हें डर लगता है। आपको बता दें कि कंगना ने एक ट्वीट में कहा कि मैंने बीएमसी के खिलाफ केस जीत लिया, अब मुझे एक आर्किटेक्ट के माध्यम से मुआवजे के लिए एक फाइल पेश करने की जरूरत है, लेकिन कोई भी आर्किटेक्ट मेरे मामले को लेने को तैयार ही नहीं है। वे कहते हैं कि उन्हें बीएमसी से धमकी मिल रही है कि उनका लाइसेंस रद्द हो जाएगा। बॉलीवुड के मशहूर निर्माता निर्देशक करण जौहर ने नेटफ्लिक्स के साथ 5 बड़े प्रोजेक्ट्स का ऐलान किया है। इसमें माधुरी दीक्षित का ओटीटी डेब्यू भी शामिल है। नेटफ्लिक्स के साथ करण जौहर की डिजिटल एंटरटेनमेंट कंपनी धर्माटिक प्रोडक्शन काम करेगी। इसके जरिए एवरग्रीन माधुरी दीक्षित का डिजिटल डेब्यू भी शामिल है। माधुरी दीक्षित के वेब शो का नाम होगा फाइंडिंग अनामिका, जिसमें वो लीड रोल में नजर आएंगी। आपको बता दें कि करण के अजीब दास्तान को शशांक खेतान, राज मेहता, नीरज घेवन और कायोजे ईरानी डायरेक्ट करेंगे। इसमें फातिमा सना शेख, जयदीप अहलावत, अरमान, नुसरत भरूचा, कोंकणा सेन, अदिति राव, हैदरी, शेफाली शाह मुख्य भूमिका में होंगे। वहीं फाइंडिंग अनामिका के डायरेक्टर होंगे करिश्मा कोहली और बेजॉय नाम्बियार। और स्टार कास्ट में माधुरी दीक्षित, संजय कपूर, मानव कौल, लक्ष्मीर शरण और मुस्कान जाफरी इसमें शामिल हैं। एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस ने फिल्म बच्चन पांडे की शूटिंग पूरी कर ली है। जैकलीन ने बच्चन पांडे के सेट से कई फोटो शेयर की हैं। जैकलीन फर्नांडिस ने अपने किरदार की झलक इन फोटोज में दिखाई है। जैकलीन फर्नांडिस ने सोशल मीडिया पर अक्षय कुमार से लेकर नाडियाड वाला, ग्रैंडसन, वर्धा फिल्म के निर्देशक समेत कृति सेनन को शुक्रिया कहा। जैकलीन के इस पोस्ट पर फैंस ने कमेंट्स कर उनकी तारीफ भी की है। बता दें कि बच्चन पांडे की शूटिंग जैसलमेर में हो रही है। यहीं पर अक्षय कुमार और कृति सेनन भी अपने हिस्से की शूटिंग की है। और जैकलीन फर्नांडिस, अक्षय कुमार, बॉबी देओल जैसे स्टार से सजी बच्चन पांडे साल 2022 में रिलीज होगी।